So, good evening, everyone, and welcome to this beautiful Aabhar group, amazing, powerful group, जहाँ पे हम यात्रा कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ, अपनी जिंदगी को कैसे हम खुद ही हील कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत। कल से हमने अपने शरीर के संकेतों को जानना शुरू किया है कि हमारे शरीर के संकेत हमें बताते हैं हमारे विचार हमारे शरीर में कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, हम कहाँ उन्हें जाने नहीं दे रहे, और जहाँ वो अटकते हैं वहां पर हमें शारीरिक रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। कल हमने एक एफर्मेशन अपने शरीर के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए कही, मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती। तो स्टार्ट लिसनिंग योर मैसेजेस फ्रॉम योर बॉडी। अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनना शुरू करें और देखें कि कहाँ कहाँ पर हम अटकाव महसूस कर रहे हैं, अटकन महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कल हमने बहुत कुछ सीखा इस अध्याय में। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में हमने जाना कि उनमें किस किस जगह पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और वो संभवतः हमारे कौन से विचार हो सकते हैं, किन विचारों से उत्पन्न होती हैं, और उन विचारों के प्रति अब हमें क्या करना है। अब हमें कौन सी अफर्मेशंस अपने लिए कहनी है जिनसे हम उन सब समस्याओं से बाहर हो पाए, उन सब समस्याओं को अपने आप ही हील कर पाए। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। मैम कल को होस्ट हम बना दीजिए। अच्छा सॉरी, आज बनाया नहीं मैंने। नहीं मैम। जस्ट ओके। तो कल हम बात कर रहे थे अपने कुछ समस्याओं की, और जिस समस्या की हम बात कर रहे थे वो थी हमारी सेक्सुअल रिलेशनशिप की, कि अगर हमारे वो रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, या हम उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, या हम उन संबंधों से नफरत करते हैं, तो वो भी हमारे लिए समस्या का कारण बन जाती है। हमारे यौन संबंधी रोग जो हैं वो उन्हीं समस्याओं से क्रिएट होते हैं। ऑथर आगे ये बता रही है इसी श्रृंखला में कि मेरी ये धारणा है कि यौन समस्याएं लगभग हमेशा सेक्सुअल अपराध बोध से संबंधित Yes. Am I audible? सुनाई दे रहा है सबको? हाँ जी। यस मैम। सब लोग सुन पा रहे हैं प्लीज? हाँ जी। थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, अभी ठीक है। यस मैम, आ रहा है, सुनाई थोड़ा आ सा रहा है। कनेक्शन आप लोगों की एंड से भी बड़ा वॉइस कट कट के आ रही है मेरे पास, तो थोड़ा सा नहीं मैम, हमें तो क्लियर आ रही है। बीच में डिस्कनेक्ट। आपको क्लियर आ क्लियर रही है आ पर मुझे थोड़ा सा रुक रुक के आ रही है। ओके ठीक ओके। है, अगर क्लियर है इट्स ओके। और अगर कहीं बीच में कट होता है, नहीं सुन पाते, तो फोकस ऑन द बुक, बुक में जरूर फोकस करिए, राइट? क्योंकि एक एक लाइन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पूरे बॉडी से रिलेटेड है कि हम कौन कौन सी समस्याएं अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ऑथर कह रही है, मेरी ये धारणा है कि यौन समस्याएं लगभग हमेशा सेक्सुअल अपराध बोध से संबंधित होती हैं। ये इस भावना जो कि अक्सर हमारे अवचेतन मन में होती है से आती है कि सेक्सुअल अभिव्यक्ति सही नहीं है। देखिए ये भावना कि सेक्सुअली अपने आप को प्रकट करना, अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये सही नहीं है। ऐसी हमारी धारणाएं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है, ये हमसे कभी किसी ने ये बात कही होगी,
या हमने कहीं सुनी होगी या हमने कहीं धर्मशास्त्रों में पढ़ी होगी और हमने इसको अपने मन में बिठा लिया और अब हम इस सेक्सुअल काम को जो है वो बुरा महसूस करते हैं। यौन रोगों के वाहक के कई साथी हो सकते हैं, लेकिन केवल वही इसे प्रभावित करते हैं जिनकी मानसिक और शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। हाल के वर्षों में विपरीत लैंगिक जनसंख्या में हर्पीस के मामलों में वृद्धि हुई है। ये एक ऐसा रोग है जो हमारी इस धारणा कि हम बुरे हैं के लिए बार बार हमें सजा देने के लिए लौट कर आता है। देखिए, हमारी ये धारणा कि वी आर नॉट सेक्सुअली फिट, के इस धारणा हम बुरे हैं, इसका परिणाम क्या होता है? हर्पीस। और ये हर्पीस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे मुझे हर्पीस की प्रॉब्लम कई सालों से है। और ये रोग, क्योंकि हमने स्वयं को ये कह रखा है कि हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, ये रोग हमें ही सजा देने के लिए लौट लौट कर आता है। जब हम भावनात्मक रूप से निराश होते हैं तो हर्पीस बढ़ता है। यह हमें बहुत कुछ बता देता है। देखिए, हमारी निराशा और भावनाओं में निराशा, हम हमेशा निरुत्साहित होते हैं, हम निराश रहते हैं। ये सारी भावनाएं जो हैं ये हर्पीस रोग को जन्म देती हैं। हम उसी सिद्धांत को समलिंगी समुदाय पर लागू करते हैं। समलिंगी जो गे हैं, जहां उनके पास अन्य लोगों जैसी सारी समस्याएं तो होती ही हैं, साथ ही समाज का एक बड़ा हिस्सा उनकी ओर उंगलियां उठाकर उन्हें बुरा भी कहता है। देखिए, गे पर्सन जिनके साथ समाज भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, उनकी नॉर्मल समस्याएं तो जो है सो हैं, सबसे बड़ी बात समाज उन्हें बुरा कहता है। आमतौर पर उनके अपने माँ बाप भी कहते हैं कि तुम बुरे हो। देखिए, उन लोगों के लिए समस्याएं देखिए, ये बोझ ढोने के लिए बहुत भारी है और इन परिस्थितियों में अपने आप से प्यार करना कठिन है। देखिए, वो व्यक्ति जिसको समाज भी बुरा कह रहा है, अपने माँ बाप भी उसको कह रहे हैं कि तुम बुरे हो, उसके लिए स्वयं से प्रेम करना कितना कठिन है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गे संबंधों वाले पुरुष सबसे पहले एड्स नामक भयावह रोग से पीड़ित हुए थे। देखिए, ये रिसर्च वर्क बता रहा है कि जो गे पर्सन है वो सबसे पहले एड्स के रोग से पीड़ित हुए, उनमें ये रोग सबसे पहले आया। हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी में युवा अवस्था के महिमा मंडन सुनाई नहीं दे रहा मैम। मैम का वीडियो चला गया। डिस्कनेक्ट बुजुर्ग हो गया पुरुषों को मैम। सम्मान सुनाई नहीं मिलता आ है। रहा। लोग आ गया यस, आ गई वॉइस, आ गई। नहीं, हाँ ये जी मैम, अब आ हेट्रोसेक्स गई है। ये आई थिंक हेट्रोसेक्सुअल से मैडम। हाँ, हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी में युवावस्था के महिमा मंडन की वजह से बहुत सी महिलाएं बूढ़ी होने से डरती हैं। वह पुरुषों के लिए उतना कठिन नहीं होता क्योंकि वे कुछ बाल सफेद होने पर विशिष्ट हो जाते हैं। देखिए, पुरुषों के बाल सफेद हुए तो लोग उन्हें आदर सत्कार देते हैं, जबकि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। अक्सर बुजुर्ग पुरुषों को तो सम्मान मिलता है, लोग देखते हैं बुजुर्ग पुरुष है, उसके साथ जाकर के बातचीत करते हैं, उससे सलाह मशवरा भी करते हैं। लेकिन स्त्रियों के साथ अक्सर ऐसा नहीं होता। ये स्त्रियों के विषय में समाज की धारणा है कि ऐसा अधिकतर समलिंगी पुरुषों के साथ नहीं होता, गे पर्सन्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जो यौवन और सौंदर्य पर काफी जोर डालता है। हालांकि हर कोई शुरू में युवा होता है, लेकिन कुछ ही लोग सौंदर्य के मानदंडों पर खरे उतरते हैं। शरीर के बाहरी सौंदर्य पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि उसके अंदर की भावनाओं को पूरी
पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है। देखिए, गे पर्सन के बाहरी सौंदर्य को इतना सजाया जाता है कि उसके अंदर की भावनाओं की उपेक्षा होनी शुरू हो जाती है। यदि आप युवा और सुंदर नहीं हैं, तो जैसे आप कोई महत्व ही नहीं रखते। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उसका शरीर महत्वपूर्ण है। ये विचार शैली संपूर्ण संस्कृति के लिए लज्जाजनक है। ये ऐसा कहने का एक और तरीका है कि समलिंगी पुरुष गे पर्सन अच्छे नहीं होते। गे पर्सन दूसरे समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं, उससे कई समलिंगी पुरुषों के लिए बूढ़े होने का भयावह अनुभव होता है। और देखिए, ये लोग एक दूसरे के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते और बूढ़े होने का इनका अनुभव भी बहुत भयानक होता है। ये लोग बूढ़े होने से बेहतर है मर जाना अच्छा समझते हैं। और एड्स ऐसी बीमारी है जो अक्सर मार डालती है। देखिए, इस वजह से ये लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। समलिंगी पुरुष गे पर्सन अक्सर ये महसूस करते हैं कि जब वे अधिक आयु के हो जाएंगे तो वो अनुपयोगी और अवांछित हो जाएंगे। उनको कोई पसंद नहीं करेगा, उनका इस जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इससे बेहतर पहले खुद को नष्ट कर लेना है। उनकी ये ऐसी सोच है कि खुद को नष्ट कर दें। और बहुत से लोगों ने स्वयं को नष्ट करने वाली जीवन शैली अपना ली है। कुछ धारणाएं और प्रवृत्तियां जो समलिंगी जीवन शैली का अंग होती हैं, भयावह होती हैं। और एड्स एक ऐसा ही भयावह रोग है। देखिए, उन लोगों ने भी इस रोग को स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। इस प्रकार का दृष्टिकोण और व्यवहार बस मन की गहराई में अपराध बोध को उत्पन्न कर सकता है। देखिए, इस प्रकार का व्यवहार या इस प्रकार की विचारधारा क्या उत्पन्न करेगी हमारे मन में? अपराध का बोध। मैं अच्छा नहीं हूँ, ये कैसा जन्म पा लिया है मैंने। हम स्वयं को अपराधी कहते चले जाएंगे। चाहे हम कितना भी कैंप करें, कैंपिंग मनोरंजन होने के साथ ही अत्यंत विध्वंसक भी हो सकती है, देने वालों के लिए भी और प्राप्त करने वालों के लिए। यह नजदीकी और अंतरंगता को टालने का एक और तरीका है। आई थिंक बुक शेयरिंग। हाँ जी। मैं किसी भी रूप में किसी के मन में अपराध बोध उत्पन्न करने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। ऑथर कह रही है, मैं आपको ये सारी भावनाओं से परिचित करवा रही हूँ। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं किसी के मन में अपराध बोध को डाल रही हूँ, परंतु हमें ऐसी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें क्रम में बदलने की आवश्यकता है, ताकि हमारा पूरा जीवन प्रेम, खुशी और सम्मान के साथ गुजर सके। ऑथर कह रही है, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि हम अपने धारणाओं को परिवर्तित करें और हमारा पूरा जीवन प्रेम, खुशी, सम्मान, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट से गुजर सके। ऑथर कहती है कि 50 वर्ष पहले लगभग सभी समलिंगी पुरुष अलग थलग थे, सब अलग अलग रहते थे। अब वे समाज में ऐसे समूह बनाने में सफल हो गए हैं जहां वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं। मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह उनके समलिंगी भाइयों के लिए काफी पीड़ादायक है। हालांकि सामान्य लोग समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं वे खेदजनक है, लेकिन समलिंगी पुरुष अन्य समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं वह दुखद है। देखिए, वो अपने समाज में भी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बाकी समाज के लोग तो उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। उनके अपने समाज के लोग भी उनके अपने अदर गे पर्सन एक दूसरे को दुखद दृष्टि से देखते हैं। वो बहुत ही दुखमय है, ऐसा ऑथर की विचारधारा है। आई थिंक ये अपने वो अनुभवों से बता रही हैं जैसा उन्होंने देखा है।
पारंपरिक रूप से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के अधिक यौन साथी रहे हैं, और जब पुरुष एक साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से सेक्स अधिक होगा। ये ठीक है। बाथ हाउस एक अद्भुत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जब तक कि हम गलत कारणों के लिए अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल ना कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम किसी गलत वजह से सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वास्तव में गलत है। कुछ पुरुष आनंद के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए अधिक साथी रखते हैं। मुझे अधिक साथी होने की बात गलत नहीं लगती, और कभी कभार शराब और कुछ दवाओं का इस्तेमाल भी ठीक है। यदि हम हर रात अपने नियंत्रण से बाहर जाते हैं और जब हमें केवल अपना महत्व साबित करने के लिए हर दिन कई साथियों की आवश्यकता पड़े, तो हम विकास के पथ पर नहीं जा रहे हैं। हमें कुछ मानसिक परिवर्तन करने की जरूरत है। तो देखिए, हमें मानसिक परिवर्तन कहाँ पर करना है? जहां पर हम इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, वहां पर हमें सेक्सुअलिटी के लिए मानसिक परिवर्तन करना है। यह उपचार का समय है पूर्ण होने के लिए। देखिए, हम यहाँ किस लिए इकट्ठे होके इस बुक को पढ़ रहे हैं? कि हम स्वयं को हील कर सके, अपने आप को पूर्ण कर सके, ना कि निंदा करें। हमें अतीत के प्रतिबंधों से निकलना चाहिए, जो भी हमने धारणाएं बना रखी हैं, और वो धारणाएं अगर हमें लगता है कि हमारे विचार से सही हैं और आपके जीवन में कोई उथल पुथल और सेक्स रिलेशन में कोई समस्या नहीं ला रही, तो वो धारणाएं आपके लिए उचित हैं। परंतु अगर वो कोई ऐसी समस्या ला रही है, तो बेहतर है कि उन धारणाओं से हम बाहर निकल जाएं, उन प्रतिबंधों से हम बाहर निकल जाएं। देखिए, हम सभी श्रेष्ठ हैं, जीवन की अद्भुत अभिव्यक्ति। चलो हम इसकी मांग करें। देखिए, कोलोन कोलोन मीन्स हमारी आंतें कुछ बाहर निकालने को हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो निकालने की जिसकी अब जरूरत नहीं है। देखिए, आंतों से हमारे शरीर का मल बाहर निकलता है, तो ये उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो जो कुछ निकालना है, अगर आंतों में कहीं कुछ दिक्कत है, तो सोचिए कि कहीं कुछ अभी भी अटक रहा है, जिसको हमें बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो अपनी भावनाओं को चेक करिए कि ऐसी क्या चीज है जो अटक रही है और मुझे मेरी आंतों से संबंधित समस्याएं घेर रही है। जीवन की सही लय व प्रवाह में रहते हुए शरीर को ग्रहण करने, सम्माहित करने और हटाने में संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल हमारा डर पुराने को छोड़ने नहीं देता। देखिए, हम अपनी विचारधाराओं को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको छोड़ने में हमें डर लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और देखिए, डर सबसे बड़ा कारण है हमारी हर समस्या का, हमारे हर रोग का। और जब हम फीलिंग चार्ट में देखते हैं, तो डर सबसे लो फ्रिक्वेंसी पर है और सबसे घातक है, सबसे घातक है। देखिए, अब ये समस्या बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों को। यदि कब्ज से पीड़ित लोग वास्तव में कंजूस ना भी हों, तो वे आमतौर पर यह भरोसा नहीं करते कि उनके पास कभी पर्याप्त धन होगा। वे पुराने रिश्तों को पकड़ के रखते हैं जिनसे उन्हें पीड़ा मिलती है। देखिए, ये रोग कॉन्स्टिपेशन किस वजह से? देखिए, एक तो जो लोग बहुत कंजूस होते हैं, उनमें ये रोग बहुत ज्यादा पाया जाएगा। और किसमें पाया जाएगा? जो आमतौर पर ये भरोसा नहीं करते कि उनके पास कभी पर्याप्त धन होगा। और वो लोग, कौन से लोग? जो पुराने रिश्तों को पकड़ते हैं जिनसे उन्हें पीड़ा मिलती है। वो बार बार उन पीड़ादायक रिश्तों को याद करते हैं,
वो उन रिश्तों को जाने नहीं देते। और देखिए, वे वर्षों से अलमारी में पड़े कपड़ों को फेंकने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी काम आ सकते हैं। वे दम घोटने वाली नौकरियां करते हैं, या कभी खुद को खुशी नहीं देते, क्योंकि उन्हें संकट के समय के लिए बचत करनी होती है। उन्हें नौकरी पसंद भी नहीं होती, तो भी वो वहीं लगे रहते हैं, उसको बदलने की भी चेष्टा नहीं करते। हम आज का भोजन पाने के लिए पिछले रात के कूड़े को नहीं खंगालते। हमें अगर आज खाना तैयार करना है तो हम कूड़ेदान में से नहीं निकालते हैं। ये भरोसा करना सीखें कि जीवन की प्रक्रिया हमारी आवश्यकता की हर चीज उपलब्ध कराएगी। तो देखिए, अपनी संकुचित विचारधारा को छोड़ दीजिए। संसार में आपके लिए बहुत कुछ है, यूनिवर्स में बहुत कुछ है। तो कौन सी धारणा कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा, एक ही जगह पर लगे रहना, खुश ना रहना, अपने आप को संकुचित करना, वो रिश्ते जो दुख देते हैं उनको बार बार याद रखना, या कोई ऐसे दुख की बात जो आज से 50 साल पहले भी हुई थी या 40 साल पहले हुई थी, उसको बार बार पीड़ा को याद करना, ये सारे कारण कॉन्स्टिपेशन के हैं। अब देखिए, हमारे पैर हमें जीवन में आगे की ओर ले जाती हैं। पैरों की समस्याएं, अक्सर आगे की ओर बढ़ने से डर। देखिए, पैरों की समस्याएं कब आती हैं? जब हम आगे बढ़ने से डरते हैं, या किसी खत्म दिशा में आगे जाने में हिचकिचाहट का संकेत देती है। हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, हम अपने पैरों से खिसकते हैं, हम मुड़े हुए घुटने वाले होते हैं, कबूतर जैसे पैर वाले होते हैं, और हमारी बड़ी मोटी गुस्से से भरी जांघें होती हैं, जो बचपन की नाराजगियों से भरी हुई होती हैं। कुछ ना करने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। मेरा कुछ काम करने का मन नहीं है, ऐसी इच्छाएं हमारे पैरों में छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के आती हैं। वेरिकोज नसें किसी ऐसी नौकरी या स्थान में रहने से होती है जिससे हम नफरत करते हैं। देखिए, नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती हैं। क्यों? ये नर्व्स हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है, क्योंकि हम नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हम जहां पे रह रहे हैं वहां पे हम खुश नहीं हैं, चाहे वो नौकरी है या वो कोई और जगह है जिससे हम नफरत करते हैं। नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती है। क्या आप अपनी मनपसंद दिशा में जा रहे हैं? जरा चेक कर लीजिए। हमने अपने लिए अपनी मनपसंद दिशा का चयन किया हुआ है। घुटनों का गर्दन की तरह लचीलेपन से संबंध है। जैसे हमारी गर्दन लचीली, वैसे हमारे घुटने भी लचीले। वे झुकना और गर्व, अहम और जिद को अभिव्यक्त करते हैं। अब देखिए, घुटना हमारे झुकने को, या हमारे गर्व को, या हमारे अहंकार को, या हमारी जिद की अभिव्यक्ति है। अक्सर आगे की ओर बढ़ते समय हम झुकने से डरते हैं और हम अनमय हो जाते हैं। ये जोड़ों को अकड़ा देता है। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते तो हैं, लेकिन हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे। हम चाहते हैं हम आगे बढ़े, पर मैं अपनी धारणा छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं रहूंगा वैसे ही, पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसी वजह से घुटने ठीक होने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अहम शामिल हो जाता है, हमारा अहंकार आ जाता है। घुटने लंबा समय लेते हैं क्योंकि हम अपने गर्व और अपने दंभ को उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। हम अपने अहंकार को उनमें डाल देते हैं, और घुटनों की समस्याओं को स्वयं ही हम जन्म दे देते हैं। अगली बात, अब देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में आपने लागू भी करना है। देखिए, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसका अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करते।
पर जो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर आपने इस पुस्तक के अनुसार अपने भावों को पहचानना शुरू कर दिया तो देखिए आप अपने आप को सरलता से हील करना शुरू कर देंगे। ऑथर कह रही हैं कि जब अगली बार आपको घुटने की समस्या हो, खुद से पूछें कि आप कहाँ पर दंभी हो रहे हैं, आप कहाँ पर झुकने से इनकार कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, अपनी उस जिद को छोड़ दें और पिछली बातें भूल जाएं। देखिए जीवन प्रवाह है, जीवन गति है और सहज होने के लिए हमें लचीला होना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो लचीले हो जाइए, सहज हो जाइए, फ्लेक्सिबल हो जाइए, परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाइए। स्वयं के लिए अफर्मेशन कहते जाइए, मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, मैं परिवर्तित हो रहा हूँ। और जब भी परिवर्तन का मौका मिले, अपने आप को रोकिए नहीं, नई विचारधारा के साथ परिवर्तित हो जाइए, नई विचारधाराओं को अपनाते जाइए और पुरानी अपने आप कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए बेत का पेड़ झुकता है, लहराता है और हवा के साथ हिलता है और हमेशा गरिमामय व जीवन के साथ सहज होता है। तो अगर हमें अपने जीवन के साथ सहज होना है तो जहां पर झुकने की जरूरत है वहां झुक जाइए, जहां पर परिवर्तित होने की जरूरत है वहां परिवर्तित हो जाइए, अपने जीवन में लचीलापन ले आइए, फ्लेक्सिबिलिटी ले आइए। अरे कहीं अटक के मिलेगा भी क्या, क्या मिलेगा अटक करके, कुछ नहीं मिलने वाला। हम अपने लिए ही दर्दों को अटका देंगे, हम अपने ही ब्लड फ्लो को रोकते चले जाएंगे, हम रक्त के प्रवाह को कम करते चले जाएंगे, उसकी गति को कम करते चले जाएंगे, हम अपने हृदय को सिकुड़ते चले जाएंगे। क्या होगा फाइनली, हम ही दुख में और हम ही दर्द में आएंगे, किसी और की सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज से अपने आप अफर्म कर दीजिए अपने आप, मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, मैं बहुत लचीला हूँ, आई एम सो फ्लेक्सिबल। अरे मैं तो नई विचारधाराओं के साथ चल रहा हूँ जो मेरे जीवन में सहजता और सरलता उत्पन्न करती है। देखिए कहना शुरू कीजिए और रोज कोई एक नई विचारधारा अपना लीजिए, कुछ नया करिए रोज। देखिए ये अभ्यास शुरू कर दीजिए, कह दीजिए आज तो मैं अपने लिए कुछ नया करूंगी और नया करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप नया करना शुरू कर देंगे, पुरानी चीजें अपने आप आपके पास से जाती शुरू हो जाएंगी और हमारे पांव, हमारी समझ अपने बारे में और जीवन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी समझ से संबंधित होते हैं। देखिए पांव हमारे हमारे अपने बारे की, हमारे अपने जीवन के बारे में, हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी समझ, हमारी कितनी समझ है उससे संबंधित है। बहुत से बूढ़े लोगों को चलने में कठिनाई होती है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है उनकी समझ बाधित हो जाती है और वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे कहीं नहीं जा सकते। और छोटे बच्चे खुशनुमा नृत्य करते करते हुए चलते हैं और बुजुर्ग लोग अक्सर घिसिट कर चलते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही है। अब देखिए हमारी स्किन, हमारी त्वचा हमें क्या संकेत दे रही है? हमारी त्वचा हमारी व्यक्तित्वता, हमारी पर्सनैलिटी दिखाती है। आमतौर पर त्वचा रोगों का मतलब है हमें यह महसूस होना होता है कि हमारी व्यक्तित्वता को किसी प्रकार से खतरा है। हम महसूस करते हैं कि दूसरे हम पर हावी हो रहे हैं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम कोमल होते हैं, चीजें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस होती हैं, हमारी तंत्रिकाएं हमारी चमड़ी के ठीक नीचे हैं, हमारी नर्व्स
बिल्कुल हमारी स्किन के नीचे हैं और वो इस हर संकेत को समझ रही हैं। त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार का सबसे अच्छा तरीका, अब देखिए, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अपने मन में दिन बार 100 बार ये कहें, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। देखिए हम रोज ये मिरर प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए जो मिरर प्रैक्टिस के 4 वाक्य मैंने आपसे रोज करने के लिए कहे हैं, वो इतने ताकत वाले हैं कि आपको हील करना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। अगर आप रिलीजियसली उन वाक्यों को कह रहे हैं स्वयं से। देखिए यहाँ पर ऑथर फिर कह रही हैं कि अगर स्किन से संबंधित आपको कोई समस्या है तो दिन में 100 बार कहिए, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। अपनी शक्ति को अपने पास वापस बुला लीजिए। देखिए स्किन की प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जैसे हैं हम वैसा स्वीकार नहीं कर रहे। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर और इस वाक्य को कहना शुरू कर दीजिए। अब देखिए एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं दुर्घटना नहीं होती। अपने जीवन में दूसरी चीजों की तरह हम स्वयं उन्हें जन्म देते हैं। देखिए दुर्घटनाओं को भी हमने ही जन्म दिया है। ऐसा नहीं है कि हम जरूरी ही ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि मेरी दुर्घटना हो जाए। हम ये कहते नहीं हैं। हम नहीं कहते कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे मानसिक विचार, हमारे कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारी और दुर्घटना को आकृष्ट करते हैं। कुछ लोगों के साथ अधिक दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ को जीवन भर एक खरोंच तक नहीं लगती। देखिए इसके पीछे क्या भावनाएं हैं कि कुछ लोग एक्सीडेंट्स को आकृष्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और कुछ को पूरा जीवन एक खरोंच भी नहीं आती। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है एंगर, क्रोध। दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। वे अंदर भरी हुई कुंठाओं का संकेत देती है। हमारे अंदर जो गुस्सा भरा है ये उसका संकेत है। देखिए वो गुस्सा जो हम किसी पर निकाल नहीं सकते और हम उसको पीते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। लोग गुस्सा आता है ना, लोग कहते हैं कंट्रोल करो कंट्रोल करो, पर मैं आपसे कहूंगी उसको बिल्कुल कंट्रोल मत करो। क्योंकि जब जब आप गुस्से को पिएंगे, कंट्रोल करेंगे, आप खुद को बीमार करते चले जाएंगे। क्या करना है इसके लिए? वे अंदर भरी हुई कुंठाओं का संकेत देती हैं जो अपने लिए ना बोल पाने की मजबूरी महसूस करने से आती है। दुर्घटनाएं किसी के शासन के खिलाफ विद्रोह का भी संकेत होती है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर डोमिनेट करता जा रहा है, आपको दबाता जा रहा है और आपके अंदर उसके प्रति बहुत विद्रोह है, आप उससे लड़ना चाहते हो। हम इतने पागल हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाएं, लेकिन उसकी बजाय हमें चोटें लग जाती हैं क्योंकि हम लोगों के लिए चोट पहुंचाने की बातें सोच रहे होते हैं। अब क्या करना है इसके लिए? देखिए ये समस्या बड़ी गहन है, गंभीर है और हम में से बहुत सारे लोग गुस्से को प्रकट नहीं करते हैं। गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं। हमारा मन होता है जाके उसको 2 थप्पड़ लगा करके आऊं, ऐसा हमारा मन होता है। इतना क्रोध होता है, इतना विद्रोह होता है हमारे अंदर। क्या करना है इसके लिए? बहुत सरल उपाय, हम पहले भी एक बार इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज फिर से उस सरल उपाय को देखते हैं। जब भी हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं तब हम अपराध बोध महसूस करते हैं। जब हम सजा की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसका ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत तरीका है। ऐसा लगता है कि मानो दुर्घटना में हमारी गलती नहीं होती, कि हम नियति के असहाय शिकार होते हैं। दुर्घटना की वजह से हम सहानुभूति और ध्यान के लिए दूसरों की ओर मुड़ते हैं। हमारे घाव धोए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है।
हम अक्सर बिस्तर पर आराम करते हैं, कभी कभी लंबे समय के लिए, और हमें पीड़ा मिलती है। यह पीड़ा शरीर में जहां होती है, वह इस बात का संकेत देती है कि हम जीवन के किस क्षेत्र में अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। शारीरिक क्षति की सीमा हमें यह बताती है कि हम कितनी गंभीरता से सजा पाने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, और वह सजा कितनी लंबी होनी चाहिए। हाँ जी, तो कैसे अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण ना करें और उसको बाहर निकाल दें? कोई बताएंगे मुझे इसका सरल सा तरीका क्या है? हमने पहले भी इस तरीके के बारे में वर्णन किया हुआ है। हाँ जी, मैम जैसे वो पिल्लो वाला बताया था ना यस, कि सबसे बेस्ट तरीका इस बीमारी का इलाज। गुस्सा आ रहा है, अपना अकेले कमरे में चले जाइए, पिल्लो 2-3 इकट्ठे कर लीजिए और उस गुस्से को उतार दीजिए। देखिए आप हल्का महसूस करेंगे। या गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, दरवाजे बंद कर लीजिए और जोर जोर से जो मन में आता है उसके लिए उसको बाहर निकाल दीजिए, पर गुस्से को अपने भीतर जमा मत होने दीजिए, नहीं तो ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा। और देखिए कहीं ये भावना आ गई हमें गुस्से के रहते कि अरे उस व्यक्ति को मुझे चोट पहुंचाना है, तो देखिए उसको तो शायद चोट ना लगे, परंतु हमें चोट मिल जाएगी, क्योंकि हमारी भावना जैसी होगी हम वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि यही यही आकर्षण का सिद्धांत हमें कहता है। तो आज से जब भी गुस्सा आए उसको पीने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको निगलने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, उल्टी गिनती करके उसको शांत करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, उसको निकाल दीजिएगा। कैसे निकालना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो जिस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति के लिए उसने कभी तो कुछ अच्छा किया है, उसकी अच्छी बातों को याद करके शुक्राने करना शुरू कर दो। पर ऐसा थोड़ा सा कठिन है ना? एक तो हम वो हमें दबा रहा है और आप कहोगे मैं उसके लिए शुक्राने लिखूं, पर परमानेंट इलाज ही, परमानेंट सोल्यूशन ये सबसे बेहतर हर चीज का सोल्यूशन है कृतज्ञता। वो कर पाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और स्वयं के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, वो भी आपके गुस्से को शांत कर देगा। और अगर नहीं हो पा रहे, नहीं कृतज्ञ हो पा रहे, तो गुस्से को निकालने के लिए तकिए इकट्ठे कर लीजिए, टेनिस की बॉल को लेके दीवार के साथ मारना शुरू कर दीजिए, कोई और बॉल उठा के दीवार पे फेंकिए, बार बार फेंकिए, तेज तेज ब्रिस्क वॉक करना शुरू कर दीजिए। डू समथिंग, राइट? कुछ ऐसा एक्शन कर दीजिए जिससे आपको लगे कि आप हल्के हो गए हैं और आपका गुस्सा उस व्यक्ति के प्रति निकल गया है। और जब ऐसा महसूस हो तब उसके लिए 10-12 अच्छी बातें सोच के ग्रेटिट्यूड दीजिए। ओके, तो आज से एंगर अपने मन में, अपनी भावनाओं में नहीं रखना है, मैम एक क्योंकि ये ना मेरे लिए समस्या क्रिएट मैम कर। एक ना हिंदी मूवी आई थी इसके ऊपर, अपना क्रोध बाहर निकालने के लिए, जब वी मैट जो आई थी ना, उसमें वो कहते हैं कि अपना गुस्सा बाहर निकालो, उस बंदे की फोटो लो और जो भी कहना है अपनी दिल की हाँ, भड़ास बिल्कुल बाहर निकालो, अंदर मत रखो। जी यस, मैम, तो आप बड़ा रिलैक्स फील करोगे। आप बड़ा रिलैक्स फील। हाँ, जब भी मेट में थे वो ऐसे एक दो सीन्स हाँ दिखाए। जी, हाँ जी। चलिए, अब अगली समस्या पे आते हैं। अगली समस्या है एनोरेक्सिया बुलिमिया, यानी कि अपने जीवन को नकारना, यानी कि आत्म घृणा करना, जो आत्म घृणा का चरम रूप है। देखिए, भोजन सबसे पहले मूलभूत स्तर पर पोषण है। आप अपने आप को पोषण से वंचित क्यों रखेंगे? आप मरना क्यों चाहते हैं? आपके जीवन में इतना दुख क्या है कि आप पूरी तरह अपने जीवन को छोड़ना चाहते हैं? देखिए, आत्म घृणा का मतलब ये है कि मेरे अंदर ये प्रश्न चल रहे हैं, ऐसा कितना क्या दुख है जो मैं अपने आप से नफरत कर रहा हूँ। देखिए, अगर हमें आत्म घृणा हो रही है, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
हम अपने आप से नफरत कर रहे हैं तो एक बारी इन प्रश्नों को अपने आप से पूछिए, इतना बड़ा क्या दुख हो गया है कि मैं अपने जीवन को छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप से नफरत कर रहा हूँ, मैं मरना क्यों चाह रहा हूँ। आत्म घृणा बस अपने बारे में किसी विचार से घृणा करना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ही किसी विचार से नफरत है, और इतनी नफरत है कि आप इस शरीर को पसंद नहीं कर रहे हैं। और देखिए, बहुत आसान, विचार तो बदले जा सकते हैं और हम यही कार्य कर रहे हैं, विचारों का परिवर्तन। आप में इतना बुरा क्या है? देखिए, क्या आपका पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ जो हमेशा आलोचना करता था? चेक करते जाइए इन क्वेश्चंस को। क्या आपके शिक्षक आपकी आलोचना करते थे? क्या आपकी आरंभिक धार्मिक शिक्षा ने आपको ये बताया कि आप इस रूप में उतने अच्छे नहीं हैं? हम अक्सर कारण जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए अर्थपूर्ण होता है, कि हम जैसा का तैसा प्यार और स्वीकार क्यों नहीं किया गया, कि हम जैसे थे हमें वैसा स्वीकार क्यों नहीं किया गया। इस बात का कारण जानना, जब हमें कारण मिल जाएगा कि हमें ऐसा क्यों नहीं स्वीकार किया गया, कौन सी ऐसी धारणा थी, क्यों हमें आलोचना मिलती रही, तब हम उसका निवारण भी कर लेंगे। देखिए, कारण पता चल जाए तो वो निवारण खा लेना सरल हो मन जाता वो है। हाँ जी। ये तो क्या देखिए, होता है हम अपने सीटोपलादी। आप से घृणा, हाँ जी, कुछ कहना चाह रही है, किसी की वॉइस आ रही है? हाँ जी। हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि हम आत्म घृणा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण जानिए। हम क्यों नहीं स्वयं से ये कह पा रहे कि मैं जैसा हूं मैं वैसा अपने आप को स्वीकार करता हूँ। इस बात का कारण जानिए। जब कारण पता चल जाएगा तो हम उसके लिए सकारात्मक अफर्मेशन करके उसका निवारण भी कर लेंगे। और देखिए, फैशन उद्योग, फैशन इंडस्ट्री में दुबलेपन के प्रति दीवानगी की वजह से कई महिलाएं जो ऐसा सोचती हैं, मैं उतनी बेहतर नहीं हूं, मैं बेकार। देखिए, दिखावे की दुनिया, हम उन लोगों को देखते हैं और स्वयं को हम कहना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बेकार। हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं और उनकी सुंदरता को देख करके हम कहना शुरू कर देते हैं, अरे मैं तो उतनी सुंदर नहीं हूँ। अपने शरीर को आत्म घृणा के लिए केंद्र बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक स्तर पर वे कहती हैं, यदि मैं बस पर्याप्त दुबली होती ना तो वे भी मुझे प्यार करते। लेकिन इसमें इससे कुछ नहीं होता। अगर मैं ऐसी होती तो मैं फैशन की इंडस्ट्री में होती। देखिए, ऐसी धारणाएं। अगर मैं पतली दुबली होती तो वो मुझसे ज्यादा प्रेम करते। ऐसी धारणाएं। देखिए, ये हमारे लिए आत्म घृणा की धारणाएं हैं, आत्म अनुमोदन की नहीं है। और देखिए, इस पुस्तक ने हमें ये बात सिखा दी है कि कोई भी चीज बाहर से काम नहीं करती। बाहर से कुछ ना आ रहा है और ना जा रहा है, सब मेरे भीतर से ही आ रहा है और मेरे भीतर से ही बाहर जा रहा है। आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता इसकी कुंजी है। देखिए, अपने आप को स्वीकार करना शुरू कीजिए, अपनी प्रशंसा करनी शुरू कीजिए। जब आप ये दोनों चीजें करनी शुरू कर देंगे तो आप अपने लिए नए जीवन का निर्माण करेंगे। देखिए, स्वयं की आलोचना करना सबसे सबसे आत्म घृणा का सबसे घृणा वाला कार्य है, ऐसा कहूंगी मैं। स्वयं की निंदा करते रहना, स्वयं को स्वीकार ना करना। सो आज से हम ये बिल्कुल बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं अपनी आत्म निंदा करेंगे। हमेशा कहेंगे आई एप्रिशिएट माई सेल्फ। और कुछ भी अच्छा करो, अपनी प्रशंसा करो। आपने जितना भी किया, कहो आई एम एनफ, आई एम मोर देन एनफ। देखिए, ये सारी भावनाएं क्यों आती हैं? जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से कर रहे होते हैं।
और देखिए कोई सी भी दो चीजें इस सृष्टि में एक जैसी नहीं है, तो फिर तुलना क्यों कर रहे हैं हम? सबका अपना जीवन, सबकी अपनी यात्रा। सो नो कंपैरिजन। मैं हूँ सिंपल, मैं हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है, मेरी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी विचारधारा है। मैं अपने तरीके से अपना जीवन जीऊंगी, अपने विचारों से अपना जीवन जीऊंगी। मैं स्वतंत्र हूँ, स्वयं को कहीं पर बांधिए नहीं सीमा में। और देखिए आर्थराइटिस की बीमारी कितनी कॉमन होती जा रही है आज। आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो लगातार आलोचना से आती है। देखिए आत्मनिंदा कितनी बीमारियों को जन्म दे रही है। सबसे पहले अपनी आलोचना और फिर दूसरों की। आर्थराइटिस से पीड़ित लोग अपनी और काफी आलोचना को प्रेरित करते हैं, क्योंकि आलोचना उनके अपने दृष्टिकोण में है, उनके देखने में है, उनके दृष्टिकोण में आलोचना है, क्योंकि वे स्वयं की आलोचना कर रहे हैं। वे परफेक्शनिज्म यानी हर स्थिति में हर समय बिल्कुल सही होने की आवश्यकता से पीड़ित है। देखिए जो लोग चाहते हैं ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट, मुझे हर काम परफेक्ट मिले, ये भी एक बीमारी है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। और ये भावना जिसमें रखी हुई है कि अरे हर काम पूरा सही तरीके से परफेक्ट होना चाहिए, तो सोच लीजिए कि वो भी इस रोग से पीड़ित है। अच्छा आप बताइए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं पृथ्वी पर जो पूरी तरह से परफेक्ट हो? मैं तो नहीं जानती। हम ऐसे फिर मानक क्यों निर्धारित करते हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ स्वीकार्य बनने के लिए महामानव होना होगा, हमें ग्रेट होना होगा तभी हमें कोई स्वीकार करेगा, हमें परफेक्ट होना होगा तभी हमें कोई स्वीकार करेगा। यह उतना अच्छा ना होने की एक सशक्त अभिव्यक्ति है और ढोने के लिए बहुत भारी बोझ। देखिए ये क्या अभिव्यक्ति है, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट एनफ। ये इस अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा है। जब आप हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं तो भी सोचिए कि आप एक रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर परफेक्ट नहीं है। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को? और हमने अपने लिए ही मापदंड तैयार कर दिए। मैं महान तभी कहलाऊंगा जब मैं सारे काम समय से परफेक्ट, तब लोग मुझे महान कहेंगे, कोई नहीं कहने वाला तब भी आपको महान। आप इस रोग से पीड़ित हैं। लोग आपको बीमार कहेंगे इस स्थिति में भी कि ये तो बीमार है। तो देखिए परफेक्शन, परफेक्शन की इच्छा ये भी बीमारी का कारण है। आप जैसे हैं वैसा स्वयं को स्वीकार कीजिए और दूसरे से भी परफेक्शन एक्सेप्ट करना कि दूसरा परफेक्ट होगा। हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगला पर्सन पूरा परफेक्ट हो, वो भी नहीं होगा। तो छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति जितना कर रहा है वो उसके हिसाब से सफिशिएंट है, एनफ है। मैं जितना कर पा रही हूँ वो मेरे हिसाब से एनफ है। नो कंपैरिजन, नो परफेक्टिज्म, कुछ नहीं करना है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कीजिए स्वयं के साथ। आप जैसे हैं अपने आप को वैसा स्वीकार कर लीजिए। दमा को हम प्रेम को दबाने वाला मानते हैं। देखिए जिनको दमा की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है उन्होंने अपने प्रेम को ही दबा रखा है, वो अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करते। ऐसी भावना होती है कि आपको अपने लिए सांस लेने का अधिकार नहीं है। दमा से पीड़ित बच्चे अक्सर अति विकसित विवेक से ग्रस्त होते हैं। उनके वातावरण में जो गलत लगता है वह उसके लिए अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं। वे खुद को बेकार महसूस करते हैं और इसलिए अपराध बोध से पीड़ित हो जाते हैं और उन्हें सजा की आवश्यकता होती है।
दमा में कभी कभी भौगोलिक उपचार काम आते हैं, खासकर यदि परिवार साथ नहीं होता। देखिए, दमा की समस्या प्रेम को दबा करके रखना, बातों को कह ना पाना, कुछ ऐसी बातें सुन लेना और उसके प्रति प्रतिक्रिया ना कर पाना। बच्चों के अंदर ये समस्याएं अक्सर ज्यादा होती हैं क्योंकि वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते बड़ों के सामने। दमा में कभी कभी भौगोलिक उपचार काम आते हैं, खासकर यदि परिवार साथ नहीं होता। कुछ समय के लिए अगर आप परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं तो आपका उपचार भी हो जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को उस वातावरण से अलग कर लिया। आमतौर पर दमा से पीड़ित बच्चे जब बड़े होते हैं, अपनी बीमारी से बाहर आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो उस एनवायरनमेंट से बाहर चले गए, वे स्कूल चले जाते हैं, या शादी होने के बाद, या घर छोड़ देते हैं और रोग गायब हो जाता है। अक्सर जीवन में कभी कभी कोई अनुभव उनके अंदर एक पुरानी भावनाओं को जगा देता है तथा उन्हें फिर से एक और अटैक आता है। जब ऐसा होता है तो वे वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके बचपन में जो होता था उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा करते हैं। देखिए, जिनको दमा की कभी कभी कोई शिकायत होती है, इसका मतलब क्या है कि उनके बचपन की कोई प्रतिक्रिया उस रूप में बाहर आ रही है। कुछ ऐसे बचपन का उनके सबकॉन्शियस माइंड में सीडी चल रही है, जिसकी वजह से उनको ये समस्या आती है। जिनको कभी कभी की ये समस्या है और जिनको रेगुलर है, तो सोचिए वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे, वो अपनी भावनाओं को बता नहीं पा रहे, अपनी भावनाओं को कह नहीं पा रहे, और वो उनके अंदर दमा की समस्या बनती चली जा रही है। अब इसके बाद देखिए, फोड़े फुंसियां, खरोंच, बुखार, जख्म, पीड़ा और सूजन, ये सब शरीर में क्रोध की अभिव्यक्तियां हैं। देखिए, क्रोध का निकलना कितना जरूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकलता, अगर हम उसको बाहर नहीं निकालते, तो देखिए वो किस रूप में हमारे शरीर से वो निकलेगा, कब तक अंदर रहेगा, पर किस रूप में निकलेगा वो? रोगों के रूप में, फोड़े फुंसियों के रूप में। हमें खरोंचे लगेंगी जगह जगह, बुखार जल्दी जल्दी होगा, पीड़ा होगी, सूजन हो सकती है। ये सब शरीर में क्रोध की अभिव्यक्तियां हैं। क्रोध अभिव्यक्त होने का रास्ता खोज लेती है, चाहे हम उसे दबाने का कितना भी प्रयास करें। आप उसे कितना भी दबाने की कोशिश करें, उसे व्यक्त ना करें, पर देखिए वो बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगी और किसी ना किसी रोग के रूप में रोग के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलेगी। अंदर भरा धुआं निकालना बहुत जरूरी है। ये जो क्रोध के अंगारे हम लेके बैठे हैं, इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हम अपने गुस्से से डरते हैं। देखिए, हमें अपने गुस्से से भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि हम अपनी दुनिया को नष्ट ना कर दें, कि मेरे परिवार वाले मेरे गुस्से को देख करके मुझसे और क्रोधित ना हो जाएं और मैं कहीं अपनी इस दुनिया को नष्ट ना कर दूं। लेकिन क्रोध को बस ये कहते हुए बाहर निकाला जा सकता है कि मैं इस बारे में क्रोधित हूं। और देखिए, आप अपने गुस्से को सरलता से बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ अपने आप से ये कह दीजिए, मैं इस बारे में क्रोधित हूँ। उसको स्वीकार कर लीजिए कि मैं इस बारे में क्रोधित हूँ, मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है। इस बात को स्वीकार कीजिए। सच है, हम अपने बॉस को हमेशा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम बिस्तर को घूंसे मार सकते हैं, या कार में चिल्ला सकते हैं, या टेनिस खेल सकते हैं। ये शारीरिक रूप से गुस्से को बाहर निकालने के हानि रहित तरीके हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मैं किसी से ये ना कह पाऊं कि मैं आपसे इस बारे में गुस्सा हूं। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। तो भी प्रतीक के रूप में इस गुस्से को बाहर निकाल दीजिए, चिल्ला दीजिए, तकियों को पीट दीजिए, टेनिस फुटबॉल खेलना शुरू कर दीजिए। फुटबॉल को सोच लीजिए कि आप उस व्यक्ति को लताड़ रहे हैं पैरों से,
गुस्से को निकाल दिया आपने उसके ऊपर, बस जब निकल गया तो आप भी सहज हो जाएंगे। और जब सहजता से सोचेंगे तो जिस बात पे गुस्सा आ रहा है आपको लगेगा यार क्या पागल थी मैं, इतनी छोटी सी बात में मैंने अपने आप को जला दिया अंदर तक। ये बात भी आपको जल्दी एहसास में आनी शुरू हो जाएगी। और तो और देखिए, आध्यात्मिक लोग अक्सर यह मानते हैं कि उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। और देखिए, क्रोध तो एक भावना है, और कुछ लोग जो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं वो ये मान लेते हैं कि उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। सच है, हम सब ऐसे समय के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम भी इसी कोशिश में है कि हमें गुस्सा ना आए, जब हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरे को दोषी ना ठहराएं। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे, देखिए जब तक हम इस बिंदु पर पहुंचे कि हम किसी को दोषी ना ठहराएं, हमें गुस्सा ना आए, तब तक इस पल में हम जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करना स्वस्थ आदत है। तो जब भी गुस्सा आए कह दीजिए मैं क्रोधित हूं। अगर उस व्यक्ति से जाकर के आपका उससे अच्छा कम्युनिकेशन है तो जाके उसको कम्युनिकेट कर दीजिए कि मुझे आपकी इस बात पे गुस्सा आ रहा, और देखिए आपका गुस्सा निकल जाएगा। ओके, और अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो फिर तो निकालने का तरीका आपको बता दिया है, चिल्लाइए, पीटिए तकियों को, फुटबॉल को, और निकाल दीजिए। और देखिए, कैंसर कैंसर ऐसा रोग है जो लंबे समय तक किसी गहरी नाराजगी द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए, हमने 1 महीने तक कहा था कि हम नाराजगी वाली एक्सरसाइज करेंगे, नाराजगी को छोड़ने वाली एक्सरसाइज। प्लीज उस एक्सरसाइज को करते रहिए। कैंसर ऐसा रोग है जो लंबे समय तक किसी गहरी नाराजगी द्वारा उत्पन्न होता है, जब तक कि वह पूरी तरह शरीर को नष्ट नहीं कर देता। बचपन में कुछ ऐसा होता है जो विश्वास की भावना को नष्ट कर देता है। वह अनुभव कभी भुलाया नहीं जाता, और वह व्यक्ति आत्मदया की भावना के साथ जीता है और स्थायी अर्थपूर्ण संबंध विकसित करना और बरकरार रखना कठिन पाता है। उन विश्वास की वजह से जीवन निराशाओं का क्रम लगता है। निराशा, असहायता व क्षति की भावना सोच में व्याप्त हो जाती है, और अपनी सभी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना आसान हो जाता है। कैंसर से पीड़ित लोग अपनी आलोचना भी बहुत करते हैं। मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना कैंसर के उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो लोग अक्सर दूसरों से नाराज रहते हैं, दूसरों में दोष निकालते हैं, दूसरों की छोटी सी गलती को माफ नहीं कर पाते हैं, स्वयं की आलोचना करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, वो लोग कैंसर की बीमारी को स्वयं के लिए आमंत्रित करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो आजकल हर कोई फेस कर रहा है, कितना भी पतला क्यों ना हो, कहता है कि मैं मोटा हूं। मोटापा सुरक्षा की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, जो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, जिनको लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, वो मोटापे को अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। हम दुखों, कमजोरियों, आलोचना, दुर्व्यवहार, सेक्सुअलिटी और छेड़छाड़ से सुरक्षा चाहते हैं। सामान्य तौर पर और विशेष रूप से भी जीवन के डर से। देखिए, हमें बहुत सारे डर हैं, दुनिया के डर, पढ़ाई का डर, आलोचना का डर, हमसे कोई बुरा व्यवहार ना करे उसका डर, मेरी कोई बुराई ना करे उसका डर। हर छोटे छोटे काम के लिए डरते हैं। नई नौकरी में जाने का डर, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात का भय, ये सारे जीवन के डर अगर हम इन डरों में घुसे रहते हैं, घिरे रहते हैं, तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। और सुरक्षा के लिए हम मोटापे को आमंत्रित करते हैं। हम जैसे
जैसे होता है ना कि कोई मोटा ताजा है, उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, उस प्रकार की भावना होती है और हम मोटापे को आकर्षित करते हैं। ऑथर कहती है मैं मोटी नहीं हूँ, फिर भी मैंने इन वर्षों में सीखा है कि जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही होती हूँ और सहज नहीं होती, तो मेरा वजन कुछ बढ़ जाता है, और जब यह असुरक्षा चली जाती है तो अतिरिक्त वजन अपने आप कम हो जाता है। कई लोगों को आपने सुना होगा, अरे मैं कभी पतली हो जाती हूँ और कभी अपने आप मोटी हो जाती हूँ। देखिए कैसे होता है, वो ऐसे होता है जब आप में असुरक्षा का भाव होता है, आप वेट गेन करते हो, और जब आप में सुरक्षा का भाव होता है तो आप एक्सेस वेट को लूज करते हो। देखिए कैसे कैसे हमारा मस्तिष्क हमारी भावनाओं पर कार्य कर रहा है। मोटापे से लड़ना, अगर आप मोटापे से लड़ते हैं, बार बार कहते हैं मैं मोटी मैं मोटी मैं मोटी, अरे मैं तो पतली नहीं हो रही, और मोटापे को कम करने के लिए ना जाने कौन कौन से नुस्खे अपनाते हैं। कैसे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मोटापे से लड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। डाइटिंग से कोई लाभ नहीं होता, आप जैसे वो रोकते हैं वजन वापस आ जाता है। आप में से बहुत लोगों ने इसका भी अनुभव किया होगा। जब तक डाइटिंग पर है तब तक ठीक, वजन कम होता जाता है, जैसे ही डाइटिंग का शेड्यूल छोड़ते हैं आप फिर से उसको गेन करते हैं। अपने आप से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना और सुरक्षित महसूस करना, क्योंकि आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, ये सबसे बड़ी डाइटिंग है। तो डाइटिंग के लिए क्या करना है, अपने जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करिए कि जैसा जीवन मेरा है बहुत बढ़िया है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। कहिए परमात्मा की शक्तियां तो मेरे साथ चल रही हैं। अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए, अपने मन की शक्ति को पहचानिए, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए, अपनी स्वयं की प्रशंसा कीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ी डाइटिंग है। और सबसे बड़ी बात, नकारात्मक विचारों को छोड़ दीजिए। ये डाइटिंग टिप्स अपना करके देखिए, आपका वजन अपने आप ठीक हो जाएगा। कई माता पिता बच्चे के मुंह में खाना ठूसते हैं, चाहे समस्या जो भी हो। ये बच्चे बड़े होकर के जब भी उनके सामने कोई समस्या होती है, एक खुले रेफ्रिजरेटर के सामने खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। देखिए कितनी बड़ी समस्या है। आप खाना ठूस रहे हैं, खिला नहीं रहे, खाना ठूस रहे हैं, और जब इन बच्चों के सामने समस्या आती है तो इन बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। मेरे लिए किसी भी प्रकार की पीड़ा अपराध बोध का संकेत है। अपराध बोध हमेशा सजा मांगता है और सजा से पीड़ा होती है। स्थायी पीड़ा स्थायी अपराध बोध से आती है, जो अक्सर इतनी गहरी दबी होती है कि हमें अब उसके बारे में पता भी नहीं होता। अपराध बोध एक पूरी तरह बेकार की भावना है, गिल्ट, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा गहराई से छपी हुई है कि हमें पता ही नहीं चलता। वह कभी किसी को अच्छा नहीं महसूस कराता, ना ही किसी परिस्थिति को बदल सकता है। आपकी सजा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए अपने आप को जेल से निकाल दीजिए। क्षमा करना केवल छोड़ देना और जाने देना होता है। देखिए, अगर किसी अपराध बोध से मुक्ति से जुड़े हैं आप, आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है, आप किसी गिल्ट में हैं, तो इसी समय अपने आप को माफ कर दीजिए और कह दीजिए मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ, मैं जाने देती हूँ, क्योंकि ये भाव हमारे लिए कई समस्याओं को जन्म देता है। और देखिए स्ट्रोक, खून के थक्के होते हैं, कहते हैं ना ब्रेन हैमरेज हो गया,
खून के थक्के होते हैं, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संकुचन जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति रोक देता है, ब्लड हमारे दिमाग की तरफ जाना रुक जाता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसको आप कहते हैं। मस्तिष्क शरीर का कंप्यूटर है, हमारी बॉडी को चलाने वाला कौन है? हमारा ब्रेन। और रक्त खुशी है और शिराएं और धमनियां खुशी के मार्ग हैं। हमारी वेन्स, हमारी नर्व्स जिनसे ब्लड जाता है, ब्लड मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, कहाँ जाती है वो? मस्तिष्क की तरफ। सब कुछ प्रेम के नियमों तथा क्रिया के अंतर्गत काम करता है। इस ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता के हर कण में प्रेम है। प्रेम और खुशी को अनुभव किए बिना ठीक से काम करना असंभव है। देखिए, हम अपने शरीर को क्या दें? प्रेम दें, खुशी दें, क्या होगा उससे? हमारा रक्त प्रवाह ठीक रहेगा, हमारी नर्व्स, वेन्स खुली रहेंगी, रक्त के प्रवाह के रास्ते खुले रहेंगे। और जब हम खुश होंगे तो देखिए शरीर, रक्त का दौरा हमारे शरीर में बहुत अच्छे से होगा, तो कहीं पर भी कोई समस्या आने की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो देखिए क्या सारांश है इतना सब कुछ पढ़ने का। इतना सब कुछ पढ़ने का एक ही सारांश है कि हमेशा अपने आप को खुश रखो। कैसे खुश रखो? उसके लिए आपने अपने शूटर शिफ्टर बनाए हैं। जल्दी से अपने मूड को शिफ्ट कर दो। जब भी वो सैड हो रहा है, बैड हो रहा है, दुख में आ रहा है, अपने मूड को शिफ्ट करके अपने आप को हाई एनर्जी लेवल पर लेकर के आइए। सिर्फ यही और यही एक तरीका है स्वयं को खुश रखने का। नकारात्मक सोच मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है और प्रेम तथा खुशी को मुक्त व खुले रूप से प्रवाहित होने का अवसर नहीं मिलता। हास्य को यदि मुक्त और मूर्खतापूर्ण होने ना दिया जाए तो वह खुलकर प्रवाहित नहीं हो सकता। यही बात प्रेम और खुशी के साथ है। देखिए, हमारा जीवन दुखमय नहीं है जब तक कि हम उसे ऐसा ना बनाएं, जब तक कि हम उसे इस रूप में देखना ना चाहें। हम छोटे से दुख में भारी विपदा तलाश कर सकते हैं और हम बड़ी से बड़ी त्रासदी में थोड़ी सी खुशी ढूंढ सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। तो देखिए, अगर मुझे खुश रहना है, मैंने ये संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा खुश रहूंगी, तो भारी से भारी त्रासदी में, बड़ी से बड़ी समस्या में भी मैं अपने लिए खुशी को ढूंढ लूंगी। और अगर मैंने ये विचार बना रखा है कि मैं तो हमेशा उदास रहती हूँ, निराशा रहती हूँ, मेरे पास तो सब कुछ होते हुए भी मेरे पास ये विचार है, अरे ये चीज मेरे पास नहीं है, ये मुझे परेशान करता रहता है, ये मुझे दुखी करता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता रहता है, तो देखिए आप दुख को खुद आमंत्रित कर रहे हैं। तो जीवन आपके अनुसार चलने वाला है। आप अपने विचार कैसे रखते हैं? दुख के विचार रखते हैं तो आप सारा जीवन दुख पाएंगे, और सुख के विचार रखते हैं तो सारा जीवन सुख ही पाएंगे। आप चूज कीजिए कि आपने अपने लिए कौन सी जर्नी चूज करनी है। कभी कभी हम अपने जीवन को एक खास दिशा में जाने के लिए विविष्ट करते हैं जब वह हमारे हित में नहीं होता। कभी कभी हम बिल्कुल भिन्न दिशा में जाने के लिए अपने आप को विवश करने के लिए अपनी जीवन शैली का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए दबाव उत्पन्न करते हैं। शरीर की अकड़न मन मस्तिष्क की अकड़न होती है। अगर किसी को लगता है कि मेरे शरीर में सारा दिन ऐंठन है, तो सोचिए कि आपका मन और मस्तिष्क में कोई विचार अटके हैं, कोई भावनाएं अटकी हैं। डर हमें पुराने तरीके से चिपके रहने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, हम क्यों नहीं अगला कदम उठाते? क्योंकि हम डरते हैं और हमें लचीना होना मुश्किल लगता है। यदि हम मानते हैं कि कुछ करने के लिए केवल एक रास्ता है, अगर हमें लगता है कि एक ही रास्ता है हर काम को करने का, तो हम अक्सर खुद को सख्त बनता हुआ देखेंगे। देखिए, हर काम को करने के बहुत से तरीके हैं।
आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा रिक्शा पर जाएं। देयर आर सो मेनी वेज। आप स्कूटी पे जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं, गाड़ी पे जा सकते हैं, रेलवे पे जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, मेट्रो पे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप एक ही जगह पर अटके रहेंगे, आपने अपने लिए एक ही रास्ता तय कर लिया है कि नहीं, मैंने तो हमेशा रिक्शा पे ही जाना है, मैं तो रिक्शा के बिना कहीं जा ही नहीं सकती, तो देखिए आप अपने लिए सख्त हो रहे हैं। हमें हमेशा कुछ करने के लिए दूसरा रास्ता मिल सकता है। सोचिए कि मैं इस काम को करने के लिए और कौन सा उपाय कर सकती हूँ। वर्जीनिया साटिर और बर्तन धोने के उनके 250 तरीके याद कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि शरीर में अकड़न कहाँ पर है। मानसिक दृष्टिकोण की मेरी सूची में उसे देखें और वह बताएगा कि अपने मन में आप कहाँ पर सख्त और अड़ियल हो रहे हैं। जो ऑथर ने 50 पेजों की सूची दी है, वहां सूची में से चेक करिए कि कहाँ पर आप अटक रहे हैं। सर्जरी का अपना स्थान है। वह टूटी हड्डियों और दुर्घटनाओं तथा ऐसी स्थितियों के लिए अच्छी है। इन स्थितियों में ऑपरेशन आसान हो सकता है और सारा मानसिक उपचार कार्य इस बात का ध्यान रखने में केंद्रित किए जा सकता है कि ये स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो। चिकित्सा जगत में हर दिन अधिक से अधिक असाधारण लोग आ रहे हैं जो मानवता की सेवा करने में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अधिक से अधिक चिकित्सक उपचार के होलिस्टिक तरीकों की ओर मुड़ रहे हैं। देखिए, दूसरे अल्टरनेटिव थेरेपीज भी आजकल अपनाई जा रही हैं, यानी वे पूरे व्यक्ति का इलाज करते हैं। फिर भी अधिकतर डॉक्टर किसी बीमारी के कारण पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ लक्षण और प्रभावों का उपचार करते हैं। वे ऐसा दो रूपों में से एक में करते हैं, वे जहर देते हैं या काटते हैं। सर्जन काटते हैं, और यदि आप सर्जन के पास जाते हैं, वे सामान्यतः काटने की सिफारिश करते हैं। हालांकि यदि सर्जरी का फैसला किया गया है तो खुद को उस अनुभव के लिए तैयार कर लीजिए ताकि वह यथासंभव आसानी से हो सके और आप यथासंभव तेजी से ठीक हो सके। अगर ऐसी कोई समस्या है जिसके लिए सर्जरी करना आपको डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए स्वयं को तैयार कीजिए। उसके लिए अपने मन में अच्छे संकल्प लाइए कि अरे ये तो बहुत सहजता से हो गई और अब मैं उसके बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर्जन और स्टाफ को इसमें अपनी मदद करने को कहिए। ऑपरेशन कक्षाओं में सर्जन और उनका स्टाफ अक्सर इस बात से अनजान होता है कि हालांकि रोगी अचेत है, पर वह अवचेतन स्तर पर कहीं जा रही हर बात सुन और समझ सकता है। मैंने एक आधुनिक नेता को ये कहते सुना कि उन्हें किसी आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता थी और ऑपरेशन से पहले उन्होंने सर्जन तथा एनेस्थेटियोलॉजिस्ट से बात की। उन्होंने उन्हें ऑपरेशन के दौरान सुगम संगीत बजाने की और लगातार उनसे तथा एक दूसरे से सकारात्मक बातें करने को कहा। उन्होंने रिकवरी कक्ष में नर्स से ऐसा ही करने को कहा। इसलिए ऑपरेशन आसानी से हो गया और उनकी रिकवरी तेजी से और सहज हो गई। देखिए, अगर ऐसी स्थिति पर हम पहुंच चुके हैं तो उसके लिए भी हम अपने आप को सहजता से प्रिपेयर करते हैं कि कैसे मैं उससे सुगमता से बाहर आ सकती हूँ। ऑथर कहती हैं, मैं अपने ग्राहकों को हमेशा सुझाव देती हूँ कि वो ऐसी प्रतिज्ञा करें, अस्पताल में मुझे स्पर्श करने वाला हर हाथ मेरा उपचार करता है और सिर्फ प्रेम अभिव्यक्त करता है और ऑपरेशन तेजी से, आसानी से और बिल्कुल सही ढंग से होता है। एक और शपथ ये, मैं हर समय पूरी तरह सहज हूँ। तो देखिए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
या किसी बड़े इलाज के लिए जा रही है या किसी टेस्ट के लिए भी जा रही है, तो अपने साथ इन अफर्मेशंस को लेकर के चलिए। अपने मन को इन प्रतिज्ञाओं से पूरा करके चलिए। अस्पताल में मुझे स्पर्श करने वाला हर हाथ मेरे उपचार के लिए उठ रहा है। वो मेरे प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। मेरी सर्जरी बड़ी सरलता से हो रही है, बड़ी सहजता से, बिल्कुल सही ढंग से, और मैं सहज हूँ, हर समय पूरी तरह से सहज हूँ। और सर्जरी के बाद जितना संभव हो कुछ सौम्य और खुशनुमा संगीत बजने दें। अपने आप को हैप्पीनेस के मोड में रखिए, अच्छे संगीत सुनिए और अपने आप को आश्वस्त कर दीजिए। अपने आप से बार बार कहिए, मैं तेजी से, सहज रूप में और सही ढंग से ठीक हो रही हूँ। अपने आप से कहें, हर दिन मैं और बेहतर महसूस कर रही हूँ। हर 1-2 घंटे के बाद अपने आप से दोहराते रहें, अरे वाह, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को हील कर रही हूँ, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। और यदि कर सके तो अपने लिए सकारात्मक निश्चयों की एक श्रृंखला का ट्रे पहले से तैयार कर ले। अपने लिए एक पहले से अच्छी सी सीडी बना ले। अस्पताल में अपना टेप रिकॉर्डर ले जाएं और आराम करने और ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान उसे बार बार सुने। पीड़ा पर नहीं, अपनी अनुभूतियों पर ध्यान दें। अपने हृदय से प्रेम को अपनी बाहों और हाथों से होकर प्रवाहित होने की कल्पना करें। आपके जिस अंग का उपचार हो रहा है उस पर हाथ रखें और उस स्थान से कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें अच्छा होने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। देखिए, आपके ये प्रेम पूर्वक वाक्य आपका एक एक सेल सुनेगा और आप आपके दिए प्रेम को स्वीकार करेगा और आपकी हीलिंग प्रक्रिया को फास्ट करता चला जाएगा। देखिए, शरीर में सूजन भावनात्मक विचारों में अवरुद्ध होने और ठहराव को दर्शाता है। लोग कहते हैं, अरे यहाँ पे पानी भर चुका है, देखिए पानी रुक गया है वहां पर। हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनमें हमें चोट पहुंचती है और हम उन यादों से चिपके रहते हैं। सूजन अक्सर दबे हुए आंसू, अवरुद्ध और फंसा हुआ महसूस करने या अपने प्रतिबंधों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने से होता है। अतीत को छोड़ दें, उसे धुल जाने दें, अपनी शक्ति वापस लीजिए। जो आप नहीं चाहते उस पर निर्भर होना बंद कर दीजिए। आप जो चाहते हैं उसे उत्पन्न करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को जीवन की लहर के साथ आगे बढ़ने दीजिए। और देखिए, ट्यूमर झूठा विकास है। एक सीप रेत का एक छोटा सा कण लेती है और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसके आसपास एक कठोर और चमकीली परत विकसित कर देती है और हम उसे मोती कहते हैं और उसे बहुत खूबसूरत मानते हैं। हम किसी पुरानी चोट को अपना लेते हैं और देखिए, उसका पालन पोषण करते हैं और उससे पपड़ी उतारते रहते हैं और समय आने पर वो ट्यूमर में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, कैसी भावनाएं जिनको हम छोड़ते नहीं हैं हमारे लिए कितने भयानक रोगों का कारण बन रही हैं। और हम अभी भी इन बातों पे विश्वास नहीं करते कि हमारी भावनाएं ही हमारे लिए सब कुछ प्रेषित कर रही हैं। मैं इसे पुरानी फिल्म चलाना कहती हूँ, पुरानी सीडी। मेरा मानना है कि महिलाओं में गर्भाशय में बहुत सारे ट्यूमर होने का कारण यह है कि वे किसी भावनात्मक चोट, अपने अस्तित्व पर हुए प्रहार को अपना लेती हैं और उसे पालती पोसती रहती हैं, अपनी सारी एनर्जी उसी चोट पर डालती हैं। मैं इसे उसने मेरे साथ बुरा किया सिंड्रोम कहती हूँ। सिर्फ किसी रिश्ते के खत्म हो जाने का ये मतलब नहीं होता कि हमारे साथ सब कुछ
कुछ गलत हो गया या मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया और मैं उसी चीज को लेकर के परेशान होती रहती हूँ। मेरा ना तो महत्व खत्म होता है एक रिश्ते के खत्म होने पर, ना ही मेरा जीवन खत्म होता है। क्या हुआ? यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वह मायने रखता है। हम सब अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेवार। अपनी और अधिक प्रेम भरे व्यवहार को आकर्षित करने के लिए आपको अपने बारे में किन धारणाओं को बदलने की जरूरत है, जरा सोचिए। तो देखिए कितनी भयानक समस्याओं को हम स्वयं अपने अंदर जन्म देते हैं। आज सोचिए, विचार कीजिए, स्वयं से बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए कि ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जिनको मैं जाने नहीं दे रही। उन भावनाओं को जाने दीजिए। और सबसे बड़ा मैजिक जो मैंने आपको पहले दिन से दे दिया, स्माइल। सी द मैजिक इन योर लाइफ एवरी डे। चेहरे पे हमेशा खूबसूरत मुस्कान रखिए। स्माइल शब्द को आगे पास करते चले जाइए। आपके लिए कोई कुछ अच्छा करता है, स्माइली भेज दीजिए उसको। देखिए वो भी उस पल के लिए मुस्कुरा देगा। स्माइल कह दीजिए और उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। थैंक यू कह दीजिए उसको। स्टार्ट डूइंग दिस एंड इट विल क्रिएट द मैजिक। और अपने आप से 4 वाक्य जरूर रोज कहिए। देखिए उन चारों वाक्य के अंदर आपके पूरे शरीर की हीलिंग है। इस पुस्तक के अंदर हमने ये पूरा पढ़ लिया कि अगर वो 4 वाक्य मैं अपने जीवन में अपना लेती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ। देखिए ये 4 वाक्य आपकी जिंदगी परिवर्तित कर देंगे अगर आपने इन चारों को शिद्दत से अपनी भावनाओं में उतार लिया। आपने स्वयं के लिए अपनी ऐसी भावनाएं बना दी। देखिए जीवन में बहुत सहजता और सरलता है। हम अपने जीवन को अपने आप ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं, अपने आप ही उन्हें समस्याओं में घेरते रहते हैं अपने ही विचारों से। स्टार्ट द जर्नी एक नए विचार से। रोज अपने आप को एक नया विचार देते जाइए, नई विचारधाराओं को अपनाते चले जाइए। जिंदगी के बहाव के साथ देखिए जिंदगी नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। हम आए हैं और हम चले जाएंगे, पर हम किन विचारों को अपने अंदर जकड़ के जा रहे हैं वो हमारे अगले जन्म में भी हमें दुख देंगे, क्योंकि हम वैसा ही संस्कार अपने लिए बना रहे हैं। तो उन विचारों को आज ही छोड़ देते हैं। क्यों हम स्वयं को दुखी कर रहे हैं? हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, मेरा भीतर ही मेरे दुख और सुख का कारण है। तो उस कारण को जानिए और उसका निवारण कीजिए। चलिए 2 मिनट शांत बैठते हैं। स्माइल चेहरे पर, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास और इस श्वास के साथ ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मकता को अपने अंदर महसूस कीजिए। पूरे प्रेम को अपने शरीर के अंदर भर जाने दीजिए। आपका मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता और प्रेम से परिपूर्ण हो चुका है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने शरीर को एक अच्छा मित्र मानता हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका में दिव्य ज्ञान है। मैं सुनता हूँ जो वह मुझे बताता है और जानता हूँ कि उसकी सलाह सही है।
मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित और प्रेरित हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मिरर के सामने अपनी आंखें खोलिए और दर्पण में बैठे आंखों में आंखें डाल के हंसते हुए उस प्यारे से बच्चे से कहिए, आई लव यू डार्लिंग। अपना नाम लेके कहिए, आई लव यू डार्लिंग, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारा आदर सम्मान करती हूँ। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ किया, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। आई एम एनफ एंड आई एम मोर देन एनफ। मैं पर्याप्त हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रह्मांड की ओर अपने हाथ फैलाइए। ब्रह्मांड की संपूर्णता को अपने अंदर पहचाने कीजिए। उस संपूर्णता को ग्रहण कीजिए। ग्रहणशील हो जाइए। ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love, peace, joy, happiness, bliss. अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, कस के किस कीजिए, प्रेज कीजिए। आपने इतनी बढ़िया जर्नी और आप कमिटेड रहे। स्वयं की प्रशंसा कीजिए। कितना अनोखा कार्य आपने किया है अपने जीवन में। कितनी अनोखी यात्रा आपने तय की है अपने आप को हील करने की। कितने नए अनुभव आपने इस यात्रा में पाए हैं। उन सब के लिए स्वयं के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। आप सबका धन्यवाद मेरे साथ इस यात्रा में अपने आप को, अपनी जिंदगी को हील करने के लिए। लव यू, लव यू, Excuse me, ma'am. लव यू। मैम, हाँ जी, मैं चिराग बोल रहा हूँ। 10th क्लास में था ना मैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। आज मेरा ना आज लास्ट प्री बोर्ड था। वेरी गुड। आज मैंने देख लिया कि हम जो बोलते हैं वही होता है। जब मेरे आगे पेपर आया ना तो मैंने कहा मेरे इसमें थोड़े ही क्वेश्चन आए होंगे जो मैं सैंपल पेपर करके आया हूँ। और जब मैंने पेपर देखा तो मेरे को कुछ नहीं आता था। उसी टाइम मैंने बोला कि मेरे को इसके अंदर सब कुछ आता है। और उसी बात दोबारा मैंने 2 मिनट बाद पेपर खोला, उसमें मेरे को सब कुछ आता था और थोड़े ही क्वेश्चन आए थे। वाह। मतलब अगर मैंने थोड़ा बोला तो उसके अंदर थोड़ा ही आया, ज्यादा नहीं आया। देख लो बेटे, आप अपने डर को खत्म कर दो। हाँ जी, बच्ची, ये जो आप अनुभव ले रहे हो ना, आपने आंखें बंद की और बोला अरे मुझे सब कुछ आता है, और आपने देखा दोबारा आपको सब कुछ आता था। हाँ देखो जी, बेटा, इस अनुभव को बार बार दोहराओ। इस अनुभव को बार बार दोहराओ। जब भी पढ़ाई करो, पढ़ते समय इस अनुभव को लेकर के आओ कि ये जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, ये परीक्षा में अवश्य आने वाला है और ये मुझे फट से आता है। मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। देखना, एक तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और स्वयं और के लिए कहो। मैंने कहा था कि मेरे ऊपर सबसे आसान सेट आ रहा है। वही हुई, सबके पास मुश्किल है, मेरे पास आसान ही आया। सबसे आसान से देखिए हमारे विचार। ठीक है बेटा, तो जैसी तू धारणा करेगा, जैसे तुम विचार करोगे, वैसा ही तुम्हारे सामने एग्जाम में प्रकट हाँ होगा। जी, अपने लिए जितने मार्क्स की तुमने कल्पना की है ना, देखना उतने ही आने वाले हैं। लिख लेना थैंक यू, ये बात। थैंक ठीक यू। है बेटा। हाँ जी, ठीक है। और पढ़ाई पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है।
बेटा ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान ले रहे हो किताबों से, वो ना केवल तुम्हें मार्क्स दिलाने के लिए है, बल्कि जीवन में भी तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। पढ़ाई को बेटा जब भी पढ़ो तो हमेशा इस भावना से पढ़ो कि मैं इस पढ़ाई का कहीं इस्तेमाल करूंगा। ये अच्छी भावना है, इस भावना से नहीं कि मुझे केवल मार्क्स लेने हैं। ओके, मुझे अच्छा पढ़ना है क्योंकि मैं अपने जीवन में ये करना चाहता हूँ और हाँ। उससे लोगों को ये फायदा होने वाला है। ओके बेटा, हाँ जी मैम। भावना को लेके पढ़ाई करेगा ना तो नंबर भी अच्छे आएंगे, और जो कुछ पढ़ेगा उसको तो अपने जीवन में अप्लाई कर सकेगा, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होगी। हाँ जी मैम, ओके बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, तेरे विचार तेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस हाँ लॉ ऑफ जी। अट्रैक्शन पे विश्वास करना है। जितनी जल्दी आप बच्चे, आप तो भी छोटे पन पे हो, बहुत जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करो, इसका प्रैक्टिकल करो। देखो बेटा, जब हम एक प्रैक्टिकल को बार बार करते हैं ना, वो हमारी जीवन शैली बन जाती हाँ जी मैम, है। तो हाँ अपने जी। इस और इससे क्या होगा बेटे, हमारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज मुझे कॉन्फिडेंस दे करके जाएगी कि मैं जैसा सोचती हूँ वैसा होता है, और मैंने तो अपने लिए अच्छा सोचा है, मैंने अपने लिए अच्छा किया है, तो मेरे साथ अच्छा होगा। मैंने अच्छी पढ़ाई की है, मैंने अच्छे से तैयारी की है, जो पेपर आने वाला है वो बहुत सरल आने वाला है, और मुझे उसका प्रत्येक क्वेश्चन आता है। इस भावना से पेपर देने जाओ। ओके, हाँ जी मैम, बेस्ट ऑफ लक बेटा फॉर द कमिंग थैंक यू एग्जाम। मैम, आपके सारे एग्जाम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। थैंक लव यू यू मैम। बच्चा, लव यू बेटा। यस, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो चलिए, कल मिलते हैं सेम टाइम। लव यू ऑल। मैम हाँ जी बोलिए। ये सेशन, ओहो चला गया, क्या हुआ? हाँ जी मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। आ रही है। अच्छा से मैम, ये ना बुक बहुत अच्छी है और मेरे को लगता है कि ये ना हेल्थ इश्यूज ना सभी के होते हैं, तो ये जब सेशन ये खत्म हो जाएगा तो मैम प्लीज इस बुक को ना एक बार और